स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल इजी केम बाय कपिल गौतम पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर 10th केमिस्ट्री का कोर्स कंटिन्यू है, जिसका एक पार्ट अभी कवर हुआ था लास्ट डे, तो उसका पार्ट 2 हम कवर करने जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ली थी। उसके आगे आपको बोला गया था कि हम आगे चलकर केमिकल इक्वेशन के बारे में, चाहे उनको बैलेंस करने से रिलेटेड हो, चाहे उनके सिग्निफिकेंस की बात हो, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। तो चलिए देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। ये हम जान चुके हैं, इनका महत्व क्या है या इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ आज हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि केमिकल रिएक्शन वास्तव में एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी प्रोसेस को बताने का। जबकि अगर उसी चीज़ को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब उसका सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म हम दिखाते हैं, तो उस सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि ये मेथड जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है, मतलब सबसे ज़्यादा सरल मेथड है, आसान मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। साथ में अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो मोर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि किन्हीं दो रिएक्टेंट या किसी एक रिएक्टेंट के रिएक्शन करने पर, किसी भी रिएक्शन के होने पर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट कौन से हैं। इसके साथ ही ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि केमिस्ट्री को मैथ से जोड़ने का भी काम करता है। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन के, तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहली बात तो हमारी आ जाती है कि सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसके अलावा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि रिलेशन दिखाता है केमिस्ट्री और मैथ के बीच में। तो ये बात हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन के सिंप्लीफाइड फॉर्म की और साथ में उसके सिग्निफिकेंस की। इसके बाद जैसा कि आपको बोला गया था, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके नाम से आपको कुछ हिंट मिल जाएगा कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड में जो मास है वो बराबर रहने वाला है। इसको समझने के लिए हमें एक लॉ को याद करना पड़ेगा जो हम पिछली क्लासेस में वैसे पढ़ चुके हैं। क्या लॉ है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर हम देखेंगे तो जितना मास हमने, जितना द्रव्यमान हमने किसी भी रिएक्टेंट का उपयोग किया था, उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद के साथ में दिखाना पड़ेगा, उत्पाद की तरफ भी दिखाना पड़ेगा, जो ये बताता है कि ना तो हमने द्रव्यमान को उत्पन्न किया था, ना ही हमें कोई अधिकार है कि हम उसे नष्ट कर सकें। जिसका मतलब ये होगा कि जितना हमने रिएक्टेंट, जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का अभिकारक का उपयोग किया है, उतना ही हमें उसका उत्पाद में उसका द्रव्यमान दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वास्तव में हमें यही चीज बताती है कि दोनों साइड जो मास है, मास इज बैलेंस्ड। दोनों साइड में जितने एटम, जितने अणु किसी के भी उपयोग किए जाते हैं, तो दोनों साइड में, दोनों तरफ वो बराबर होने चाहिए। यही हमारा नियम कहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो इसकी अगर हमें डेफिनेशन देखनी है
तो क्या लिख सकते हैं हम, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम। मतलब एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट के वो बराबर होंगे। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जल जो बना है वो बना है हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर। ये उदाहरण हमने सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब ये उदाहरण हमने लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2 अणु दिखाई दे रहे हैं, 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें कोई समस्या नहीं आने वाली। इसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन की तरफ ध्यान दें तो ऑक्सीजन हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पाद की तरफ हमें ऑक्सीजन केवल 1 दिखाई दे रहा है, जो ये बताता है कि ये अभिक्रिया अभी, ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है जैसे, और उत्पाद प्रोडक्ट की तरफ, दोनों की तरफ हमें जितने भी अणु हैं जिस भी तत्व के, उन सभी को बराबर लेके चलना है। ये हमारा नियम कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु दिखाने हैं तो 2 से हम यहाँ पर गुना कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर 4 हमारे हाइड्रोजन हो चुके हैं तो 2 यहाँ पर लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 4 हाइड्रोजन हमें यहाँ पर करने थे। इस तरह से ये जो अभिक्रिया, ये जो समीकरण हमें मिलेगा, अंतिम जो समीकरण ये हमें मिलेगा, ये बैलेंस्ड होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए कुछ नियम हैं किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहली बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का फॉर्मूला कैन नॉट बी चेंज्ड। किसी के भी सूत्र को आप नहीं बदल सकते। जिसका जो सूत्र है वो वही रहेगा, चाहे उसमें आपको कोई गुना करनी पड़े, कोई जोड़ना पड़े, कुछ भी आप करें, लेकिन उसका सूत्र, उसका जो फॉर्मूला है वो नहीं बदलेगा। क्योंकि किसी का भी फॉर्मूला बदलते ही, किसी का भी सूत्र बदलते ही उस रिएक्शन का, उस अभिक्रिया का हमें विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ दुष्प्रभाव लेकर के आ सकता है। तो सबसे बड़ा इसका लॉजिक ये है, सबसे बड़ा नियम ये है कि किसी के भी आप फॉर्मूले को नहीं बदल सकते। अगर हम एक अभिक्रिया की बात करें जिसकी हमने बात की थी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है जैसे, उसके अंदर हमने एक अभिक्रिया देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये हमें ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्रदान करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो आप पाएंगे कि ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन के जो संख्या है वो यहाँ पर 1 है, जबकि उत्पाद की तरफ हम देख रहे हैं वो 6 है। अगर ऑक्सीजन हम देखें तो यहाँ पर 2 और 1 ये 3 है, जबकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 है। उसी तरह से हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 2 हैं, यहाँ अगर देखते हैं तो 6 हैं। ऑक्सीजन की हम बात कर चुके हैं पहले। तो इसे संतुलित करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक टेबल बना लें, उस टेबल के अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, यहां पर लिखना है आपको एलिमेंट का नाम, तत्व का नाम, यहां लिखना है रिएक्टेंट की साइड में वो कितने हैं, यहां लिखना है प्रोडक्ट की साइड में कितने हैं। हम देख पा रहे हैं कि एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है।
रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ कार्बन हमारा 1 है और उत्पाद की तरफ 6 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो 3 है, ये 8 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 2 हैं, ये 12 हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उस अवस्था में आपको कम से कम एक तत्व ऐसा मिलेगा जो आपको पूरी अभिक्रिया को संतुलित करने में मदद करेगा। जैसे अगर आप यहाँ इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इसकी कर देंगे 6 से गुना तो हमें 6 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी 6 से गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पर 12 मिल जाएगा। तो इन दोनों कामों को एक साथ करने के बाद देखते हैं हम कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 CO2 जमा 6 H2O, जहां से आपको मिलेगा C6H12O6 एक्वस अवस्था में प्लस ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में। अब देखिए ध्यान से, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन यहां पर हैं, 12 हाइड्रोजन थे, 12 हाइड्रोजन यहां पर है। अगर किसी की कमी रही है तो वो केवल ऑक्सीजन की कमी रही है, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो बदल चुकी है। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, 12 यहाँ पर हैं और 6 यहाँ पर है, टोटल मिलाकर के हो गई 18। अगर टोटल मिलाकर के 18 हो जाती हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन 6 उपयोग में आ चुकी है। इसका मतलब है 18 में से 6 ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर यूज हो चुकी हैं। हमें 12 को संतुलित करना है, 12 लेके आने यहाँ पर, जिसका मतलब है अगर हम यहाँ पर 6 लगा देंगे तो हमारी ये अभिक्रिया जो होगी वो संतुलित हो जाएगी। तो इस तरह से 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में इस रिएक्शन को करने के बाद हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन मिलेगी। 6 CO2 gaseous form plus 6 H2O liquid form in the presence of sunlight and chlorophyll। यहां से आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस 6O2। तो इस तरह से आपने इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को संतुलित किया है। और संतुलित करने का हमारा जो मेन मकसद था, जो मेन लक्ष्य था, वो ये था कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का हमें पालन करना है। आप देख सकते हैं जो मैंने सबसे जरूरी नियम इनका बताया था कि किसी का भी सूत्र नहीं बदलना चाहिए, उसकी पूरी तरह से पालना इस तरीके के अंदर हुई है। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, बिल्कुल है। जल का सूत्र H2O होता है, बिल्कुल है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, बिल्कुल दिया गया है यहाँ पर। और साथ में ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन गैस का, जिसकी पूरी तरह से पालना की गई है। तो इस तरह से कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको बैलेंस करने के लिए 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट से आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको केवल इक्वेशन दी जाएगी और उसे आपको बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा। तो एक एक एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी जिनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट वाली रिएक्शंस, सबसे पहले आपको बोला गया है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मिक्स टू फॉर्म अमोनिया। आपको बोला गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ मिलकर अमोनिया गैस उत्पन्न कर रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नाइट्रोजन गैस जमा हाइड्रोजन गैस, यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी अमोनिया गैसियस अवस्था। तो इनका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2 प्लस हाइड्रोजन गैस का H2, यहां से आपको मिलेगा NH3 गैसियस फॉर्म में। तो फिर वही तरीका हम अपनाते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए।
एलिमेंट का नाम, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। एलिमेंट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दो दो हैं ये। इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 3 है। अगर हम इसको कर दें 2 से गुना तो हमारा 2 आ जाएगा पूरा। तो पहले अगले स्टेप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, N2 प्लस H2, यहां से आपको मिल जाएगा 2NH3। लेकिन 2NH3 आने का मतलब हम हाइड्रोजन देख सकते हैं कितनी हो गई है, यहाँ पर 6 हो चुकी हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी 6। तो अगले स्टेप के अंदर आप यहाँ पर 3 से गुना करेंगे और उसके बाद ये आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो 1 या 2 स्टेप्स में आपकी ज्यादातर जो इक्वेशंस हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। बस अगर आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत है तो वो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं वो किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, उनका सूत्र क्या होता है। स्टेटमेंट से बैलेंस करना रिएक्शन को थोड़ा टफ इसलिए होता है क्योंकि हम फॉर्मूलों में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो टाइप है, अगला जो तरीका है वो क्या है कि आपको रिएक्शन दी गई है डायरेक्ट और बोला गया है कि इसको बैलेंस कीजिए। जैसे Fe प्लस H2O, ये आपको देगा Fe2O3 प्लस H2। आपको बोला गया है इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो हम देख सकते हैं Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, वही तरीका हम अपनाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लगाने के बाद और मतलब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। उसके अलावा एलिमेंट हमारे Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर ये 2 थे, यहाँ पर 1 था। यहाँ पर हमारे हो गए प्रोडक्ट में 2, ये हो गए 2 और ये हो गए 3। तो अगर हम इसको कर दें 2 से गुना तो ये 2 आ जाएंगे। इसको अगर हम कर देंगे 3 से गुना तो ये हमारे आ जाएंगे 3। तो 3 इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर 2 से यहाँ पर 3 से गुना करने के बाद ये आपका बच जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन आपकी ये आएगी। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को, चाहे वो स्टेटमेंट से आपको दी गई है, चाहे वो दी गई है आपको किसी इक्वेशन से, बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 Fe हैं, यहाँ भी 2 Fe हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेबल। आगे कुछ रिएक्शंस जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर हैं। FeCl2 प्लस H2, साथ में ये पहली थी। दूसरी रिएक्शन आपको क्या दी गई है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज मिक्स्ड इन calcium oxide to form calcium hydroxide। इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये आपका पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। तो इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और अगले क्लास के अंदर हम अलग अलग तरह की कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।